हेलो एवरीवन। वैसे तो भाई सबने थंबनेल में देख लिया होगा, बट फिर भी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप टाइम पास करने आए हैं या फिर आप कोई एंटरटेनमेंट ढूंढने आए हैं तो भाई इस वीडियो में ऐसी कुछ बात नहीं होने वाली, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं 2026 के किसी भी एग्ज़ाम को लेके, है ना, तो ये वीडियो एंड तक देखना। और दूसरी चीज़ कि भाई मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में कोई आपको टॉनिक दे दूंगा कि जिससे भाई जादू हो जाएगा कुछ, है ना, कि आप एकदम से एनालिसिस एक्सपर्ट बन जाएंगे, एकदम से आपके भाई मार्क्स शूट अप होके एकदम से 160 प्लस चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। चीज़ें टाइम मांगती हैं, टाइम के साथ आपकी मेहनत मांगती है, ठीक है। टाइम कम लगेगा, क्यों? अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, ठीक है। तो भाई ये वीडियो मेरे चैनल पे अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, और आगे भी रहेगी। उसके रीज़न है, क्यों? अगर आपने भाई कितना भी सिलेबस कर लिया हो, ठीक है, अगर आपने कितने भी मॉक टेस्ट दे लिए हो, लेकिन अगर आपने एनालिसिस ठीक से नहीं किया ना, तो वो सारी मेहनत खराब चली जाएगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा उस चीज़ का। समझ में बात आ रही है? तो इसलिए भाई मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं ये आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और मैं खुद अप्लाई करता हूँ और मैंने अप्लाई करी है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पहले मैथ्स की बता दूंगा, उसके बाद रीजनिंग हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, फिर जीके हो गया। और मैं भाई प्रॉपर स्क्रीन शॉट्स लेके आया हूँ, ठीक है। कॉपी में मैंने फ़ोटो लिए हैं अपनी कॉपी के क्लिक करके कैमरा से, वो भी मैंने अटैच किए हैं इस पीपीटी में, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि हाँ एक्चुअल में मैंने ये चीज़ें करी हैं और मैं अब भी करता हूँ, ठीक है। और ऐसा है, देखो किसी किसी को तो गाइडेंस भाई देखो शुरू से ही मिल जाती है ना, कि उन्हें शुरू से पता होती है। जैसे आपको पता होगा कि अब आगे हमें एनालिसिस कैसे करना है इस वीडियो के बाद। लेकिन मैंने चीज़ें सीखी हैं भाई धक्के खा के, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ पता लगा है कि यार इस तरह से एनालिसिस किया जाता है और ये गलतियां मैंने करी हैं, ये गलतियां आपको नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने पर्सनल मेथड शेयर करूंगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं से मैंने देख लिया कैसे करना है कैसे करना है। सबके मेथड्स यूनिक होते हैं, मेरा खुद का मेथड भी यूनिक है, और मैं इसलिए प्रूफ्स भी लेके आया हूँ कि जिससे आपको पता लगे, भरोसा हो एटलीस्ट कि हाँ यार ये चीज़ें जेन्युइन है, ठीक है। वैसे मैं सारी अब तक जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं बताई, सब जेन्युइन चीज़ें बताई है ना। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि अगर भाई इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कोई भी जेन्युइन डाउट होगा मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वीडियो लाइक करो, ठीक है, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये कोई पेड बैच में भी नहीं बताएगा आपको, कोई टीचर नहीं बताएगा ये चीज़ें, ठीक है। टीचर नहीं करते क्योंकि ये सब चीज़ें एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि यार हाँ ये चीज़ें ऐसे करी जाती हैं, ठीक है। और जो मेरे साथ भाई शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि मॉक टेस्ट मैं जो अपलोड करता हूँ वो मेरी अप्रोच कैसी है, किस तरह से मैं चीज़ें मैंने करी हैं। ऐसा नहीं है कोई शुरू से मैं बहुत ही ब्रिलियंट था, मैंने धीरे 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 करके चीज़ें अपनी इंप्रूव करी हैं, ठीक है। तो जिसने भाई नीचे वाला भी पॉइंट देखा है और वो अब ऊपर चल रहा है, उसने ऊपर वाले पॉइंट भी देख रहा है वो धीरे धीरे। तो एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ें आती है ना वो एकदम से नहीं आती, ठीक है। तो मैं आपको समझ सकता हूँ, आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि हाँ यार कहाँ पे अटक सकते हैं हम, कहाँ पे नहीं अटक सकते। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, और शायद इसलिए आप भी भाई ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं मतलब मेरे से, है ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, है ना। और उसका लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो देखो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरी तरफ से, है ना। और भाई ये वीडियो देखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि अटेंटिव होके वीडियो देखनी है, खाली ऊपर ऊपर से बस ऐसे ही मत समझ लेना कि मैं कुछ हवाबाजी वाली चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भरोसा करके देखो एक बार, ओके। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है पहली कि सिली मिस्टेक्स होती हैं कुछ कॉमन, उनको अवॉइड करना है सबसे पहले हमें। कैसी सिली मिस्टेक्स? कि रेडियस कभी कभी हम मतलब मान लो हमसे रेशियो पूछा है, ठीक है, और रेशियो हमसे 2:3 पूछा है, बट हम 3:2 मार्क कर देते हैं, देखते नहीं कि किसका पहले पूछा है। एक और चीज़, रेडियस निकाली होती है, डायमीटर वाला लगा के, मतलब डायमीटर पूछी होती है, रेडियस वाला लगा के आ जाते हैं, या डायमीटर दी होती है हम उसको रेडियस मान लेते हैं। इस तरीके से इन दोनों में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसी कुछ मतलब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर एग्जाम में कर देते हैं, ठीक है। तो वो मिस्टेक आपको जब दिखे मौके में कि हाँ, अब मैं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट में भी, मैंने भी ऐसी मिस्टेक ढूंढी थी अपनी इसलिए। तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक आपको भाई दिखती है मॉक देते टाइम, तो आप उसको तुरंत वहीं के वहीं नोट करेंगे कि हाँ यार ये सिली मिस्टेक है और ये मुझे एग्जाम में नहीं करनी। तो देखो भाई ये दूसरा पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कि जब आप मॉक एनालिसिस करते हो तो आपके सामने 2 से 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहले जो आपने अटेम्प्ट करे हैं, दूसरे जो अटेम्प्ट नहीं करे।
एक तीसरी कैटेगरी भी है जो आपने अटेम्प्ट किए और जो आपके गलत हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का तो एनालिसिस करेंगे ही, साथ में जो आपके गलत हुए उनका भी करेंगे, बट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस का भी आपको एनालिसिस करना है। इस पार्ट को हम मिस कर देते हैं और ये चीज़ बाद में दुख देती है, ठीक है। क्यों करना है? अब अटेम्प्टेड वाले में आपने कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें ज़्यादा टाइम ले लिया होगा, ठीक है। सपोज करो उसका एवरेज टाइम है 30 सेकंड और आप ले रहे हो भाई 1.5 मिनट, है ना, मैथ्स में। तो आप देखोगे ना यार, क्या मैंने ऐसे गलती कर दी, क्या मेरा मेथड गलत था, या फिर क्या चीज़ मैंने इसमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली जो इस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। तो वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा वहाँ पे उस टाइम पे कि अगली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ना इस तरीके से उसमें टाइम वेस्ट करो। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस का भी, और दूसरी चीज़ तुक्के भी भाई कुछ मतलब सही हो जाते हैं हमारे, मतलब मॉक देते टाइम। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि यार मैंने मॉक दिया, मेरा ये सही हो गया बट तुक्का मारा था, तो आप उसको वहाँ पे उसका मतलब देख के अच्छे से उसकी नॉलेज भी ले लो कि हाँ ये क्या चीज़ थी, समझ में बात आ गई। तो अनअटेम्प्टेड के साथ साथ हमें अटेम्प्टेड क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करना है, ठीक है। तीसरी चीज़, इररिलेवेंट क्वेश्चंस पे कभी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, इवन इन मॉक एनालिसिस। खाली मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि मॉक देते टाइम इररिलेवेंट क्वेश्चन स्किप करने हैं, वो तो करने ही है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आप मॉक एनालिसिस करने बैठे, मैथ्स के मॉक में मान लो आप कोई भी मतलब पेड वाला या फिर लाइव मॉक दे रहे हो, जिसमें 2 क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे आ गए जो बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट है, ठीक है। इररिलेवेंट इन द सेंस कि बहुत ही लेंदी हो गया, तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गए, या फिर बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअली टफ हो गया, इतना टफ हो गया कि आप अगर उसको समझ भी लो तो उसको रिटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है, और रिटेन कर भी लो तो एग्जाम प्रेशर में उसको इम्प्लीमेंट कर पाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर भाई दिमाग कभी खराब मत करना, ठीक है। क्योंकि आप एनालिसिस 30 मिनट में बाकी करोगे, पता लग रही है 30 मिनट आपने उसी क्वेश्चन में बर्बाद कर लिए, यार ये तो हो ही नहीं रहा। आप उसी क्वेश्चन को 10 ग्रुप्स में सेंड कर रहे हो कि भाई इसकी कोई शॉर्ट अप्रोच है क्या, भाई इसका मेथड बता दो, भाई ये कर दो, भाई ये कर दो, है ना। कि आप सोचो कि यार इससे करवा के देख लेता हूँ, क्या पता ये कर दे, मेरे से ही ना हुआ। ऐसे मत करना भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कोई क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही रिलेवेंट है, बिल्कुल ही गंदे लेवल का सवाल है, स्किप कर दो, ठीक है। एनालिसिस में भी दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर मॉक प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेलेवेंट सवाल ही देगा, ठीक है। तो ये चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। आप तो पहली चीज़ आपका फ्लो ब्रेक होगा, ठीक है। आप एनालिसिस कर रहे होंगे, अच्छा खासा एनालिसिस हो रहा होगा, बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपसे नहीं बन रहा, ठीक है, एनालिसिस के टाइम पे भी, तो आप उसमें दिमाग खराब करने लग जाते हो और उससे आपका टाइम खराब होता है, ठीक है, फ्लो बिगड़ता है, और आपका भाई अगला दिन भी खराब होगा, क्योंकि आपका जो टाइम टेबल था वो पूरा बिगड़ जाएगा इन 2-3 क्वेश्चंस की वजह से। आप इन्हीं में ही दिमाग मारते रहोगे, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि जो चीज़ हमें नहीं आ रही होती ना, हमें उसके पीछे भागने की आदत सी हो जाती है फिर, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से बचने की कोशिश करनी है। चौथी चीज़, वीकली रिवीजन करना है। रिवीजन आप अपने सिलेबस का जो कर रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, वो तो है ही, साइड उसको तो कर दो, बट जो एनालिसिस आपने पूरे हफ्ते मॉक्स दे के किया है, 6 मतलब मान लो आपने 5 मॉक दे दिए, ठीक है, मंडे से लेके अपना फ्राइडे तक, तो सैटरडे और संडे को आपको भाई ये सारे मॉक्स के एनालिसिस दोबारा से करने हैं, दोबारा से उनका रिवीजन करना है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आगे कैसे, सब्जेक्ट वाइज। तो अब सब्जेक्ट वाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैं मैथ्स के एनालिसिस पे आऊँ तो देखो मैंने यहाँ पे एक मतलब ये अपने कॉपी में से कुछ फोटोज़ लिए हैं। अब ये मैंने क्यों लिए हैं मैं वो बताता हूँ। पहले मैं इस तरीके से एनालिसिस करता था कि मुझे मॉक में सपोज करो एक सवाल मिला ये वाला, इफ़ द नंबर ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इन अ पॉलीगन इज 35, देन व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। उस टाइम पे पॉलीगन वगैरह मतलब इतना आता नहीं था, तो मुझे एक सवाल आया पॉलीगन का मॉक में, है ना। तो मैंने वो कर लिया, मैंने लिख लिया वो कॉपी में। ये पहले की कॉपी बनी हुई है मेरी, काफ़ी पहले की है, ठीक है, 2 साल पहले की लगभग। तो ये वाला सवाल हो गया, मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। मुझे दूसरा दिखा, मैंने वो भी लिख लिया, तीसरा दिखा, वो भी लिख लिया। अब एक मॉक में लगभग मुझे 3 से 4 सवाल मिलते थे, ठीक है, जो मुझसे नहीं बनते थे वो मैं लिख लेता था। इवन इसमें वो वाले सवाल नहीं है जो मुझसे बनते नहीं थे, इसमें वो भी हैं जो बन जाते थे, बट मुझे लगता था कि बाद में रिवीजन मतलब इनका करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल अच्छा है काफ़ी, ये वाला भी ठीक अच्छा सवाल है, तो इस तरीके के सवाल मैंने लिख लिए थे। बट इसमें यार टाइम बहुत जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम जाता है। तो मैंने ये चीज़ जब मेरा थोड़ा सा लेवल ठीक हो गया कि हाँ ठीक है मुझे अब चीज़ें समझ में आने लग गई, फिर मैंने क्या किया, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ। तो देखो अब उसके बाद मैंने यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये मेरी भाई गैलरी का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। मैंने हर हफ्ते जो भी मॉक्स दिए हैं, अब उन मॉक्स का एनालिसिस करते टाइम जो भी मेरा सवाल फंसा है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, ठीक है। जो मुझे सोल्यूशन पसंद आया उनका वो तो मैंने लिख लिया एज इट इज़, समझ में बात आई। जो मुझे सोल्यूशन पसंद आया वो तो मैंने एज इट इज़ मतलब
स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज़ सेव कर लिया कि ठीक है इनका सोल्यूशन मुझे पसंद आया, यही मैं इंप्लीमेंट करूँगा, एज इट इज़ उसको रख लेता हूँ। मान लो बाई चांस मुझे कोई सोल्यूशन पसंद नहीं आता, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं रफ कॉपी पे उसको सोल्व करके वहीं के वहीं उसको उस इमेज के साथ अटैच करके वहीं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब सिर्फ जल्दी जल्दी सा आंसर रफ कॉपी में ऐसे सोल्व किया जल्दी जल्दी से, बस उसका फोटो लिया और सेव कर लिया उसी के साथ। इस तरह से मैं करता हूँ सेव। बट मुझे ज़्यादातर समझ में आ जाते हैं अब इस टाइम पे आने के बाद, तो मुझे ज़्यादा मतलब अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला मेथड फॉलो करना है जो मैंने अब दिखाया, वो पहले वाला मत करना। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टाइप है उसको लिख सकते हो, बट ज़्यादातर अपना जो मॉक एनालिसिस करते हो ना, देखो ये 4 से 5 ही सवाल आपको मिलेंगे, है ना, एक मॉक में। तो उसको इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, फिर और रख लिए और रख लिए और रख लिए। अब हफ्ते में इन ही क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है भाई। ठीक है, यही क्वेश्चंस हैं जो आपको हफ्ते के बाद आपको देखने हैं, और जब आप इनको बार बार देखते रहोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पे हो चुके हैं, अब तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो ये होता है मॉक टेस्ट एनालिसिस करने का तरीका। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वो वाला टाइप है जो मैंने बताया था, सिली जो आप करते हो उसको लिख लिया करो। जैसे मैंने ये वाला सवाल बहुत ईजी है, देख सकते हो 30 ही सेकंड मैंने लिए थे और मैंने गलत कर दिया। ठीक है, गलत किया, अब मैंने क्यों गलत किया मैंने वो यहाँ पे लिख लिया। इजी क्वेश्चन में मैंने गलत कैसे कर दिया भाई। अब देखो एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास 16, 63 और 65 का। तो जब भी इस तरीके का हमारे पास सवाल आता है ना, मैं ट्रिपलेट पे कूद जाता हूँ और मैंने कोस अल्फा देखते ही भाई साहब बी अपॉन एच की, मतलब यहाँ पे ये पी अपॉन एच है। ठीक है, तो मैं बी अपॉन एच लगाता हूँ, तो मतलब मैं ये भूल ही गया कि एच यहाँ पे 65 होगा, मतलब दिमाग से निकल ही गया मेरे। मैंने सोचा यहाँ बी अपॉन एच होता है तो 63 आएगा अपॉन में। ठीक है, और यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ 65 लगा देता हूँ, मतलब इससे अलग वाला जो भी है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। बट ये मेरा सिली मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भाई, लेकिन मैं ये चीज़ देखना ही भूल गया कि हाइपोटेनियस 65 होगी। मैं जानता हूँ बहुत ही गंदी वाली सिली है ये, बहुत ही मतलब बच्चों वाली सिली है, बट फिर भी मैंने कर दी तो मैंने लिख लिया, आगे से नहीं करूँगा भाई। यही आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, सिली को ऐसे लिख लिया, और साथ में अपना वीकली इस तरीके से क्वेश्चंस आपको लिख लेने हैं, अलग से स्क्रीनशॉट लेके अपना सेव कर लेने हैं और उसको वीकली रिवीजन करना है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन फंस जाता है, उसको भाई ग्रुप में पूछ लेना फिर आके। ठीक है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका रिप्लाई आपको कोई भी कर देगा। ओके, तो देखो भाई अब बात आती है हमारे रीजनिंग एनालिसिस की। रीजनिंग में भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि स्क्रीनशॉट्स लेके सेव करने की जगह उन क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है। ठीक है, रीजनिंग में क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पैटर्न मिलेंगे मैक्सिमम किसी भी मॉक टेस्ट के, अच्छे वाले मॉक टेस्ट में। आपको कभी भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं लिखने। क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आपको उसी टाइम पे एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट को देखा कि अच्छा यार हाँ ठीक है ये चीज़ मैंने ऐसे सोची थी बट इसने ऐसे सोचा है, ठीक है। वो आपको बस थिंकिंग डेवलप करने के लिए होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, उनको कभी भी आपको अलग से लिखने, अलग से सेव करने की नीड नहीं है। अपनी उसी टाइम पे देखा, क्योंकि वो गलत होना है तो भाई हो ही जाएगा, आप कुछ भी पढ़ लेना फिर। ठीक है, तो आपको अच्छे पैटर्न्स नोट करने हैं। देखो पैटर्न मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो सवाल है इसको ध्यान से देखना, कितना अच्छा सवाल है ये। 241 को लिख रखा है 336, तो पता क्या पैटर्न है इसका। 241 का सम किया, मतलब इसके डिजिट्स का, तो 7 आया। उसका क्यूब करूंगा तो 343 आया। उसमें से -7 करूंगा तब जाके मेरा 336 आएगा। लग रहा होगा बहुत अजीब सा पैटर्न है, बट मैंने सोल्व किया है ना, तो ये मेरा स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ जितने भी पैटर्न है वो काफ़ी अच्छे पैटर्न्स मैंने यहाँ पे मतलब लिखे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि बेकार सा या फिर खराब पैटर्न हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पैटर्न्स नोट कर सकते हो। 2 से 3 पैटर्न मिलेंगे आपको, एक अपनी कॉपी बना के रखना है रीजनिंग एनालिसिस के नाम से, पतली सी कॉपी ले लो, और रीजनिंग एनालिसिस की कॉपी में या फिर एक मोटी सी स्पाइरल ले लो, उसमें ही सेक्शन डिवाइड कर लो कि रीजनिंग एनालिसिस, मोक मतलब ये मैथ्स एनालिसिस, इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें आपको इस तरह से पैटर्न लिखने। अब जब आपकी ये कॉपी रेडी हो जाएगी ना भाई, एग्जाम से पहले सिर्फ यही रिवाइज करके चले जाना रीजनिंग में, और बेनिफिट देख लेना। एग्जाम में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा भाई तुम्हें कि इतने सारे पैटर्न दिमाग में मतलब बिल्कुल सेट हो गए आपके लास्ट टाइम में। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये इसकी वैल्यू लास्ट में पता लगती है कि आपको पूरी रीजनिंग रिवाइज नहीं करनी, सिर्फ ये जो आपने क्वेश्चंस मतलब लिखे होंगे, कितने होंगे मैक्सिमम 150 सवाल होंगे, 75 मॉक लगाओगे तो लगभग 150 मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे पैटर्न अच्छे वाले। 150 पैटर्न रिवाइज कर लेना अपने मॉक, मतलब एंड टाइम पे जब एग्जाम देने जाओ, क्या दिक्कत है ना, अब से लेके आप इतने ही मॉक दे सकते हो, तो इतने मॉक्स में ये इतने आपके पास क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। सोचो कितनी बढ़िया बात होगी। तो इस तरह से आपको रीजनिंग एनालिसिस करनी है और कुछ नहीं करना, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो रीजनिंग एनालिसिस को आपको 10 मिनट लगेंगे, और जो मैंने मैथ्स का दिखाया था उसको सेव करने में आपको मान लो आधा घंटा लग जाए, उसको देखने में, सेव करने में, कुछ करने में। और मॉक एनालिसिस में 1 से 1.5 घंटे लगाने में कोई नुकसान नहीं है।
मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बोलते हैं भाई इतना टाइम लग जाता है, उतना भाई लगाओ ना टाइम। और टाइम है ही किस लिए फिर, मतलब टाइम लगाने के लिए ही होता है, और क्या करोगे तुम? पढ़ाई करने से ज़्यादा अलग से इस टाइम पे आपको मॉक एनालिसिस पे फोकस करना है, वो भी तो पढ़ाई है मेरे भाई। और जबकि वो ज़्यादा आउटपुट देगा आपको, ये चीज़ इतना आउटपुट नहीं देगी। आप क्लास लिए जा रहे हो किसी की फालतू में क्लासेस ही क्लासेस करे जा रहे हो। उससे ज़्यादा बढ़िया ये चीज़ करो, मॉक दो, एनालिसिस करो फिर सीखो, मॉक दो, एनालिसिस करो फिर सीखो। समझ में बताइए? चलो आगे चलते हैं अब। तो अब बात करते हैं भाई इंग्लिश की, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग भाई सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे, है ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जब आप ये मॉक टेस्ट दोगे, हो सकता है कोई ज़्यादा ही बिगिनर बच्चा हो और मॉक टेस्ट देते टाइम उसको टॉपिक्स ही उसके बहुत ज़्यादा वीक हो, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स लिख लेने हैं कि सपोज करो मैथ्स में आपको दिख रहा है कि भाई मुझे मिक्सचर एलिगेशन या रिप्लेसमेंट वाले जो सवाल होते हैं मेरे से बन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, आपने वो टॉपिक नोट कर लिया। आपको दिख रहा है कि मेरे से भाई रेस के सवाल नहीं बन रहे, तो आपने वो टॉपिक भी नोट कर लिया। ठीक है, आपको दिख रहा है कि मेरे से इलेक्शन के सवाल नहीं बन रहे, आपने वो टॉपिक भी नोट कर लिया। फिर आपको उसको धीरे धीरे साइड बाय साइड कवर करते रहना है। ठीक है, मॉक एनालिसिस कर लिया, 1 घंटे का मॉक दे लिया, 1 घंटे का मॉक एनालिसिस कर लिया, बाद में 1 घंटा आपको वो टॉपिक कवर करने में लगाना है मैथ्स के। ठीक है, समझ में बात आ गई? ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही भाई बिगनर हो, आपने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो बिल्कुल ही आप एकदम से मॉक टेस्ट ही दे रहे हो सबसे पहले। वो चीज़ तो आप कर नहीं रहे होगे, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा तभी आप मॉक टेस्ट पे आए हो, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। समझ में बात आ गई कि वीक टॉपिक्स लिखते हुए चलना है। सपोज करो कि इंग्लिश में आपको पता लग रही है यार मेरे फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फ्रेजल वर्ब की कोई पीडीएफ साइड बाय साइड करनी स्टार्ट कर दी, है ना। आपको लग रहा है कि भाई रीजनिंग में मेरे से सिलोगिज्म के सवाल नहीं बन रहे, तो सिलोगिज्म देख लिया अलग से किसी टीचर का जाके। कैलेंडर का सवाल नहीं बन रहा, कैलेंडर का सवाल देख लिया। ऐसे कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो उनको साइड बाय साइड नोट करते हुए चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इंग्लिश एनालिसिस की। देखो, मान लो मैं मॉक दे रहा हूँ, अब मुझे एनालिसिस करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आता है वो कैब। जितनी भी वो कैब आई होती है उसको कैसे एनालिसिस करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये मैंने अपनी बुक का और अपनी डायरी का यहाँ पे वो फोटो लेकर डाला हुआ है। ये मेरी बुक है, मतलब बुक नहीं है ये तो मेरा मतलब प्रिंट आउट निकलवा रखा है मैंने, 1 वर्ड्स का वो है। ठीक है, अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि मैंने ये 2 वर्ड अलग से लिख रखे हैं, दिख रहे हैं। ये हर पेज पे तुम्हें ऐसे ही ऐड मिलेंगे। ये वो वर्ड हैं जो मेरे, ये जो मैंने वर्ड याद किए हुए ना, इनसे अलग मुझे मॉक टेस्ट में दिख जाए कि हाँ यार ये वाला मेरे से हुआ नहीं, ये अलग से आ गया। अब आपको एक बात बताऊँ अब कमाल की, मेरे 2025 के प्री में सीजीएल के भाई ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी, द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ नॉलेज, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने गलत करा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं सही करके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा हुआ था भाई, और ये मॉक टेस्ट के किसी ऑप्शन में था, ये किसी क्वेश्चन के वहां से लिखा था मैंने ये। तो देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, और ये काफ़ी अच्छा वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी, समझ रहे हो बात। तो ऐसे आपको लिखते हुए चलना है, ऐसा मत बिल्कुल, अगर आपको कोई दिख रहा नया वर्ड है ना, आलस मत करना लिखने में, एकदम लिख दो। मैंने रिवीजन भी नहीं किया था भाई इसका, और मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था, वहां पे लिखा था सिर्फ इसीलिए। तो जब भी आपको कोई नई वोकैब मिल रही है भाई उसको तुरंत लिख लो, उसमें आलस मत करो, याद करते रहो अपना साइड बाय साइड जो कर रहे हो बुक वगैरह। ठीक है, लेकिन वोकैब अगर तुम्हें नहीं मिलती है अपनी मॉक टेस्ट में, तुरंत के तुरंत उसको नोट कर लो। ठीक है, दूसरी चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब क्या लिख रखा है, ये है भाई स्पेलिंग्स। जब भी मुझे कोई अच्छी स्पेलिंग मिलती है, मतलब ऑप्शंस के साथ बता रहा हूँ मैं, ये मैं उसको नोट कर लेता हूँ ऐसे। ये सिर्फ एक पेज है ऐसे मेरे पास, देखो इसके पीछे दिख रहा होगा तुम्हें, इसके पीछे भी है, इसके आगे भी 4-5 पेजेस हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ। अब देखो, मेहनत लगती है ना भाई, ये चीज़ अब इतनी आसान तो है नहीं, देखो याद करनी ये सब चीज़, ऐसे लिखनी है सब। इसलिए मैंने बोला था कि कोई टोनिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी एनालिसिस में। आपको मैथ्स के क्वेश्चन सेव करने पड़ेंगे, वीकली रिवाइज करने पड़ेंगे, रीजनिंग के अच्छे पैटर्न्स नोट करने पड़ेंगे, 150-200 अच्छे पैटर्न आपको फिर एग्जाम से पहले रिवाइज करने पड़ेंगे। ये वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे अलग से, जो वोकैब आपको नहीं आ रही वो लिखने पड़ेंगे अलग से, तब आपकी वो वोकैब पे कमांड अच्छी बनेगी। आपकी स्पेलिंग्स गलत हो रही हैं वो आपको लिखनी पड़ेंगी अलग से, तब आपकी स्पेलिंग्स ठीक होना शुरू होंगी। 10 जगह 10 ग्रुप्स में डाउट पूछने से कि मेरा ये ठीक नहीं हो रहा, मेरा वो ठीक नहीं हो रहा, मेरा ये ठीक नहीं हो रहा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, देर इज नो ऑल्टरनेटिव, और दिस इज दी हार्श ट्रूथ भाई, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। वो स्पेलिंग हो गया, 1 वर्ड हो गया, ईडीएम हो गया, ये आपको लिख लेने हैं। ठीक है, क्लियर है चीज़। चलो आगे चलते हैं। तो वो था हमारा भाई वो कैप का पार्ट। अब आते हैं हम ग्रामर सेक्शन पे।
अब ग्रामर में मुझे सपोज करो कुछ एरर मिला, ठीक है, एरर वाला पार्ट हो गया है और भी कोई चीज़ हो गई, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे कोई अच्छा क्वेश्चन मिला है तो या फिर मुझे लग रहा है ये रिपीटेड एरर है, मैं उसको नोट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने किसी टीचर से नोट नहीं किया, ये मैंने मॉक टेस्ट के नीचे जो सोल्यूशन आते हैं ना, आंसर्स मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन होती है, वहाँ से नोट की है मैंने ये चीज़ें, ठीक है। तुम्हें दिख रही होगी जैसे ये वाला चीज़ है कि भाई ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं करते हम, ठीक है, कज़न के साथ, ये गलत होता है कि कज़न ब्रदर मतलब कज़न सिस्टर इस तरह से हम यूज़ नहीं करते, गलत होता है ये, ठीक है। जैसे ये आ लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, है ना, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वाले एरर तुमने देखे होंगे, तो ये एरर भी काफ़ी आते हैं, ये भी मैंने लिख रखा है। बाय द टाइम, इस तरीके से मतलब सेंटेंस शुरू होने वाले एरर तुमने देखे होंगे, भाई मैंने ये भी लिख रखा है, ठीक है। यहाँ मतलब एज हमें यूज़ नहीं करना इन वर्ड्स के साथ, इलेक्ट के साथ, सेलेक्ट के साथ, नेम के साथ, मेक के साथ, ठीक है, समझ में बता रही है। तो ऐसे रूल्स मैं अलग से लिख देता हूँ, ओके। जैसे अब तुम्हें ऊपर भी दिख रहे होंगे, इनके साथ टू यूज़ करना है, देन यूज़ नहीं करना, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, सीनियर टू, है ना, सुपीरियर देन नहीं बोलते इसको, इन्फीरियर देन नहीं बोलते, सीनियर देन नहीं बोलते। ऐसे मैंने, ऐसे मेरे आगे भी हैं, मतलब बहुत सारे मैंने लिखे हुए हैं इस तरीके से। तो ये मेरी एक मॉक एनालिसिस की कॉपी है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट रूल्स जो आते हैं, और ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं आगे चल के, तुम्हें लिखने की भी नीड नहीं पड़ेगी, हाँ यार ये तो मैंने लिखा हुआ है, ऐसे बोलोगे तुम, ठीक है। इसके अलग कॉम्प्रीहेंशन बचता है तुम्हारा। अब कॉम्प्रीहेंशन का एनालिसिस तुम्हें अलग से नोट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी टाइम पे तुम उसको समझ लो कि हाँ यार इसने ये बोला था, मैंने ये लगा दिया, क्या गलती करी है, बस उसको दिमाग पे उस टाइम पे बिठा लो, अलग से तुम्हें उसको लिखने की ऐसा नीड नहीं है, क्योंकि वो रीडिंग तुम करते रहोगे तो वो हैबिट आप अच्छे से मतलब धीरे धीरे बिल्ड होती चली जाएगी, ओके। तीसरी चीज़, उससे अलग आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन दिखेंगे, एक्टिव पैसिव और नरेशन भी आपको अलग से कुछ ऐसा लिखने की नीड नहीं है, या फिर मतलब सेव करने की नीड नहीं है उसी टाइम पे आपको, क्योंकि ये टॉपिक आसान होते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़े होंगे ना, तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा आसान, इनमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ। तो ये टॉपिक आपको अगर गलत हो भी रहा है ना, तो उस टाइम पे देख लेना है कि हाँ यार ये गलती हुई है, ठीक है आगे से नहीं करूँगा, बस इतना देखना है, लिखने की या अलग से सेव करने की नीड नहीं है। सेव क्या करना है, वो कैब नहीं, ईडीएम आ रहा है, वन वर्ड आ रहा है, स्पेलिंग आ रही है, सेव करो। रूल दिख रहा है कोई इंपॉर्टेंट, सेव करो, रिपीट होते हैं भाई ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश का एनालिसिस करना है, ये पूरा रोड मैप है भाई जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम अब किसकी, चलो जीके की बात करते हैं। अब देखो जीके का एनालिसिस भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, उसका रीज़न है क्योंकि जीके का हर बार ट्रेंड थोड़ा बदलता रहता है। कैसे, 2023 के टाइम पे ये हमारा आर्ट एंड कल्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस था, उस टाइम पे भाई 10-10 सवाल, 11-11 सवाल हर शिफ्ट में आर्ट एंड कल्चर से आ रहे थे, वही रखे रखे सेम रिपीटेड पैटर्न पे। लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी एडिक्यूटी ने बदली, फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट बेस्ड लेके आए, चीज़ें हुई, है ना। तो हमें क्या करना है, क्या एनालिसिस करना है फिर हमें जीके में। जब आप क्वेश्चन करते हो, आपने देखा कि यार जीके में ये क्वेश्चन आए, ठीक है। पहली बात तो जीके में आपको 20-30% क्वेश्चन बिल्कुल ही इरेलीवेंट मिलेंगे। इरेलीवेंट इन द सेंस कि आपको लगेगा यार ना तो ये किसी सब्जेक्ट में पढ़ा, ना मैंने ये करंट अफेयर में पढ़ा, ना मुझे ये कभी स्टैटिक जीके के किसी टॉपिक में मिला, ये कैसा रैंडम सा सवाल दे दिया उठा के। इग्नोर कर दो, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इग्नोर कर दो टोटली। उसके बाद बचे 70-80%, उसमें से आधे सवाल होंगे तुम्हारे मेन सब्जेक्ट के। मेन सब्जेक्ट इन द सेंस पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, है ना, पीसीएम, इससे तुम्हारे वो सवाल होंगे। अब तुम्हें दिख रहा है कि यार मेरा जो है ना रिवर, मतलब से टॉपिक, रिवर टॉपिक है सपोज करो, या सोलर सिस्टम टॉपिक है, उससे मेरा सवाल गलत हो गया। आपने कोई भी बुक है तो आपके पास, कोई भी नोट्स हैं आपके पास, तो आपको जाके वो रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा पार्ट, एकदम 10-15 सेकंड का एक, मतलब 10-15 मिनट का एक क्विक रिवीजन लगा देना उस चीज़ का। आपको दिख रहा है यार मेरा आर्टिकल गलत हो गया, मैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल भूल गया, जाके रिवाइज कर लो भाई। आपको लग रहा है मेरा फंडामेंटल ड्यूटी का टॉपिक वीक चल रहा है, उसमें मुझे दिख नहीं रहा यार, मतलब सवाल बना नहीं, जाके फंडामेंटल ड्यूटी रिवाइज कर ली। आपको दिख रहा है कि मेरा यार एनिमल किंगडम से सवाल गलत हो रहा है बार बार, जाके एनिमल किंगडम रिवाइज कर लिया। ये आपके फिक्स और यूनिवर्सल टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं, आपके हर सबके पास नोट्स होते हैं इस चीज़ के, तो आपको वो टॉपिक साथ साथ में एक क्विक रिवीजन उनका देते रहना है आफ्टर योर मोक, ठीक है, और वही आपकी पढ़ाई होती है, ओके। उसके बाद ये चीज़ फिर मैंने क्या लिख रखी है यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा भाई, ये हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मुझे लगते हैं मोक देते टाइम, स्टैटिक के फैक्ट बोल लो आप, इन्हें कुछ भी बोल लो, जो मुझे लगते हैं यार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लेता हूँ। ये हो सकता है दोबारा टकरा जाए सेम टू सेम ऐसा ही सवाल, समझ में बात आ रही है। जैसे ये है,
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, भाई ये 1937 में फॉर्म हुई थी, लिख लिया मैंने, क्या दिक्कत है, लिख लूंगा तो थोड़ा याद रह जाएगा, लिख लिया। सचिन तेंदुलकर के भाई मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स लिख लिए यहाँ पे, पद्मश्री कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, भारत रत्न कब मिला, क्योंकि एक किसी मॉक में सवाल आया था कि भारत रत्न कब मिला था सचिन तेंदुलकर को, 2014 में मिला था, तो उससे मैंने उसके दूसरे अवार्ड्स भी लिख लिए उनके। विराट कोहली को कब मिला था भाई पद्मश्री, 2017 में मिला है, तो मैंने साथ में विराट कोहली का भी लिख दिया। तो इस तरह से मैं जो भी फैक्ट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कुछ भी रैंडम उठा के कहीं से ही पूछ दिया, जो लग रहा है कि हाँ जेन्युइन है, सचिन तेंदुलकर विराट कोहली भाई हमारे देश की काफ़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, ठीक है, तो इनसे सवाल बन सकता है, ऑब्वियस है, बिल्कुल बन सकता है, तो थोड़ा बहुत उनकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए हमें, है ना। एम एस धोनी का भी देख लो, मैंने साथ में यहाँ पे लिख लिया कि एम एस धोनी को कौन से अवार्ड मिले हैं, तो मैंने तीनों को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है मैंने क्लोथिंग ऑफ बुक्स, ये किसने लिखा है, रिटन बाय जुम्पा लाहिरी, और फिर मैंने यहाँ पे उनकी और भी बुक्स लिख दी, नेम सेक लिख दिया, ठीक है, अनएकोस्टेड अर्थ लिख दिया, द लोलैंड, मतलब इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे उनके दूसरे भी लिख दिए। फिर फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, ये कौन से थे हमारे, अभिलाष, समझ में बताई। तो इस तरह से अगर मुझे दिख रहा है कि कोई फैक्ट है जो सही है, बढ़िया है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई, इस ईयर में हुई, लिख दिया, है ना। तो मैं उन आईसीसी कब बना, 1909 में बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और मॉक में अगर मुझे लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ, कितना टाइम लग रहा है एक लाइन लिखने में, ये मत समझना एक ही बारी में लिख दिया ये पन्ना मैंने, भाई ये धीरे धीरे, किसी एक मॉक में मैंने समझो 4 फैक्ट लिखे, फिर किसी एक मॉक में से 4 फैक्ट लिखे, फिर किसी में से 4 फैक्ट लिखे, इनको वीकली तुम फटाफट रिवाइज कर लो, कितना टाइम लगेगा इसको रिवाइज करने में, तुम अगर बैठोगे ये 20 मिनट में पूरे 2 पेज रिवाइज हो जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मेन टॉपिक्स जाके अपनी बुक नोट्स उससे रिवाइज करना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स इस तरीके से लिख लेने हैं, बिल्कुल डिटेल में घुसने वाली जो इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं लिखनी, ठीक है। अगर आप समझो यहाँ पे लिखने का काम, आप सोचो कि जितनी भी एक्सप्लेनेशन है मॉक में वो सारी लिख डालूं, है ना, हर क्वेश्चन की लिख डालूं, नहीं, हर क्वेश्चन की नहीं लिखनी, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस तरीके से लिखने जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, और मेन सब्जेक्ट्स का जाके बुक से या उससे रिवाइज करना, उनको नहीं लिखना भाई बार बार, क्लियर है। तो यहीं तक था भाई, यही मुझे समझाना था, सारे सब्जेक्ट्स का मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैंने तो अपनी तरफ से भाई जितने एफर्ट्स हो सकते थे उतने किए हैं इस वीडियो में समझाने के लिए आपको, कि एटलीस्ट कुछ क्लियरिटी मिले आपको कि भाई हाँ इसी तरह से चीज़ें की जाती हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत लगती है भाई एग्ज़ाम निकालने में, इतने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको आना है टॉप में तो एग्ज़ाम अच्छे से देना पड़ेगा, साथ में मॉक एनालिसिस करना पड़ेगा, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट रह गया हो भाई इसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी पता है आपको क्या करना है, वीडियो लाइक कर देना, और तो क्या ही करोगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट भाई सब एग्जाम्स के लिए जो भी आपके आने वाले हैं।